Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lesson, we will discuss some important properties about the permutations in the symmetric group Sn. We have already discussed in the previous lesson some important properties about permutations, but in this lesson, we will discuss some more properties about permutations. And one of that properties is that the disjoint cycles always commute. मीन्स अगर आपके पास कोई भी दो साइकिल्स हों और वो दोनों डिसजॉइंट हों, उनमें कोई भी एंट्री अगर कॉमन नहीं आ रही, तो वो दोनों साइकिल लाजमी कम्यूट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परमुटेशंस के ऑर्डर की। ऑर्डर की डेफिनेशन तो आपको पता है कि ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है। जो परमुटेशंस का सेट है एस एन, ये भी एक ग्रुप बनता है, इसलिए इसके एलिमेंट्स का भी ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है। आप परमुटेशन की पावर लेनी शुरू करेंगे और जो लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आएगा वो उसका ऑर्डर होगी। वो लीस्ट पावर जो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। लेकिन इसमें इस लेसन में हम सीखेंगे कि परमुटेशंस का जो ऑर्डर है उसका फाइंड करने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट तरीका है बाय डेफिनेशन को यूज करके, और इसके अलावा हम देखेंगे कि आसान तरीका उसका क्या हो सकता है। उससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आज के लेसन की, कि जो डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं परमुटेशंस के, वो लाजमी कम्यूट करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द पेयर ऑफ साइकिल्स अल्फा इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन am and beta equals to b1 b2 up to bk are any two cycles in this symmetric group Sn and they have no entries in common, then alpha beta must be equal to beta alpha. यहाँ पे अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा कंपोजिशन बीटा, तो कम्यूट करने का मतलब है कि अल्फा कंपोजिशन बीटा मस्ट बी इक्वल टू बीटा कंपोजिशन अल्फा। और ये दोनों हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर हैं। ये परमुटेशन फंक्शन ही होते हैं ना। और दो फंक्शंस को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीका है कि हम प्रूफ करेंगे कि उनको किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई किया जाए तो उनका रिजल्ट सेम आता है। यानी चाहे अल्फा बीटा को एक्स पे अप्लाई करें या बीटा अल्फा को एक्स पे अप्लाई करें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 अप टू एन, तो रिजल्ट हमें सेम मिलना चाहिए। अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें कि अल्फा बीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू बीटा अल्फा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू एन, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों परमुटेशन सेम है, ये इक्वल है। ठीक है, तो हमने इन दोनों परमुटेशंस को अल्फा बीटा और बीटा अल्फा को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करेंगे कि इनका जो रिजल्ट है वो सेम आता है। ये दोनों फंक्शन एक जैसा काम करते हैं, चाहे अल्फा बीटा किसी एलिमेंट पे अप्लाई करें या बीटा अल्फा किसी एलिमेंट पे अप्लाई करें, आपको सेम आंसर मिलता है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों फंक्शंस बराबर हैं। तो हम इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। पहले हम सपोज करते हैं, अब यहाँ पे जितनी भी परमुटेशन है ना इस ग्रुप में, वो किस सेट की परमुटेशन है, वो इस सेट की परमुटेशन है। ये जो कैपिटल एक्स है हमने इसको डिनोट किया है। तो सारी परमुटेशंस जो हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं फ्रॉम दिस सेट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने इन परमुटेशंस को अगर किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना है तो वो एलिमेंट इसी सेट में से होंगे। तो इसको हम स्टेप वाइज यानी केसेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्ज करें अगर ये स्मॉल एक्स इन एंट्रीज में से हो a1 a2 a3 अप टू am, तो फिर क्या होगा। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट में हमें दो साइकिल्स गिवन है ना, a1 a2 a3 और b1 b2 अप टू सो ऑन, जरूरी नहीं है इनमें सेट एक्स के सारे एलिमेंट भी आते हों। क्योंकि आपने पिछले लेसन में भी देखा है, एग्जाम्पल में भी देखा है कि जो साइकिल होते हैं उनमें कुछ एंट्रीज मिसिंग भी होती हैं, जो फिक्स होती हैं उनको हम लिखते ही नहीं है। तो पॉसिबल हो सकता है कि इसमें कुछ एंट्रीज मिसिंग हो। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेप वाइज चलते हैं। हम कहते हैं कि फर्ज करें अगर अल्फा बीटा को किसी एक्स पे अप्लाई किया जाए और वो एक्स इन में से हो, ए आईज में से हो, तो फिर क्या होगा। अगर एक्स ए आईज में से होगा तो फिर जब अल्फा बीटा को एक्स पे अप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा को अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, पहले बीटा अप्लाई होगा फिर अल्फा अप्लाई होगा। जब बीटा अप्लाई होगा तो देखें बीटा में तो ए आईज नजर ही नहीं आ रहे, यानी बीटा ए आईज को फिक्स रखता है। लिहाजा बीटा जब ए आई पे अप्लाई करेंगे तो आंसर ए आई ही रहेगा। और फिर अल्फा अप्लाई करेंगे तो वो अल्फा क्या करेगा, हर ए आई को अगले अगले एलिमेंट पे मैप कर देगा। यानी ए वन ए टू पे चला जाएगा, ए टू ए थ्री पे, ए थ्री ए फोर पे,
इन जनरल ai प्लस 1 पे चला जाएगा। इसी तरह जब आप बीटा अल्फा को अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर, इसी एक्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप पहले अल्फा अप्लाई करेंगे, वो इसको ai प्लस 1 कर देगा, फिर जब बीटा अप्लाई करेंगे तो बीटा जो है वो ai को फिक्स रखता है, लिहाजा ai प्लस 1 ai प्लस 1 ही आएगा। तो आपने देखा कि दोनों केसेस में अल्फा बीटा अप्लाई करें एक्स पे या बीटा अल्फा अप्लाई करें एक्स पे तो आंसर सेम आता है। ठीक है, ये हमने पहली केस डिस्कस की है जब एक्स आपका इस सेट में से होगा। अब हम इसी तरह अगर हमें सपोज कर लेता कि एक्स बी आईज में से होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू b1 b2 अप टू bk, तो फिर भी हम इसी तरह के स्टेप करके इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली when x belongs to this set we can show that अल्फा बीटा ऑफ x इक्वल्स टू बीटा अल्फा ऑफ x। लेकिन हो सकता है कि x ए आइज में भी ना हो और बी आइज में भी ना हो, यानी दोनों में ही ना हो, तो वो वाली केस अभी रहती है। और वो बड़ी आसान केस है कि when x belongs to capital X but x does not belongs to a i's and x does not belongs to b i's, यानी x इनमें भी नहीं है और इनमें भी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो साइकिल है x को, स्मॉल x को फिक्स रखेंगे, जो एंट्री साइकिल में नहीं लिखी होती वो फिक्स रहती है अंडर दैट साइकिल। तो जब इसको अप्लाई करेंगे, पहले बीटा अप्लाई करेंगे, ये इसको फिक्स कर देगा, और फिर अल्फा अप्लाई करेंगे तो आंसर एक्स ही आएगा। इसी तरह बीटा अल्फा अप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। तो इन सारी केसेस में हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा बीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू बीटा अल्फा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, अब ये तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों परमुटेशन आपस में बराबर है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर कोई दो साइकिल्स डिसजॉइंट हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो बराबर होते हैं, उनका काम एक जैसा होता है। ठीक है, वो अगर किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें, चाहे अल्फा बीटा अप्लाई करें चाहे बीटा अल्फा, तो आंसर सेम आता है। यानी कि इससे ये प्रूफ हो गया ये अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा। डिसजॉइंट साइकिल्स आपस में हमेशा कम्यूट करते हैं। इसके बाद इसको एग्जाम्पल्स की मदद से आप देखिए। एग्जाम्पल्स में आप गौर करें, यहाँ पे दो साइकिल्स लिखे हुए हैं, एक साइकिल है 1 2 3, एक 4 5। आप देखें इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसको फिर हम कम्यूट भी करवा सकते हैं। ये इक्वल होगा 4 5 इंटू 1 2 3। तो डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला कि 1 2 3 और 4 5 अगर लिखा हो तो आप 4 5 को पहले भी लिख सकते हैं, आंसर वो दोनों परमुटेशन बराबर आएंगी। लेकिन अभी सेकंड एग्जांपल में देखें, इन दोनों साइकिल्स में 2 कॉमन है, ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये अगर इनको आप कम्यूट नहीं कर सकते, आप इसको अगर पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो वो डिफरेंट परमुटेशन हो जाएगी, वो सेम नहीं होंगी। सिमिलरली अगर आपके पास दो से ज्यादा साइकिल हो जाए, जैसे इस थर्ड एग्जांपल में देखें कि हमारे पास 3 साइकिल हैं, एक 1 2 है, एक 3 4 है, एक 5 6 है, और तीनों डिसजॉइंट हैं। लिहाजा आप जिसको मर्जी पहले लिखें, चाहे 1 2 को पहले लिखें और 3 4 को एंड पे ले जाएं, जिसको मर्जी आप इनको शफल कर लें, जिस मर्जी तरीके से आपको सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि डिसजॉइंट साइकिल्स हमेशा कम्यूट करते हैं। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप इनको शफल भी जिसको मर्जी पहले लिख लें, आपको सेम आंसर मिलेगा। इसी तरह से ये साइकिल्स जो है ये डिसजॉइंट नहीं है। देखें इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन है, लिहाजा ये कम्यूट नहीं करेंगे। अगर आप 2 6 को पहले लिखें और 3 6 को बाद में लिखें, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर। तो कम्यूट करने की प्रॉपर्टी का ये मतलब है जो एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम बात करेंगे परमुटेशन के ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करना हो तो सबसे जो बेसिक स्टेप होता है, डायरेक्ट स्टेप क्या होता है, ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना हो तो आप एलिमेंट की पावर्स लेना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें एक एग्जांपल देखते हैं, एक परमुटेशन आपके पास गिवन है, ये S7 में से ली गई है, क्योंकि ये 7 एलिमेंट्स के सेट की परमुटेशन है, इसलिए ये बिलोंग करती है S7 में से। इसका हम ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या तरीका होगा, आप पहले इसको अल्फा लेंगे, फिर अल्फा का स्क्वायर लेंगे, फिर अल्फा का क्यूब लेंगे, फिर पावर 4 लेंगे, चलते जाएंगे, और जब आप 12 पे पहुंचेंगे तो आपको आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आया है वो 12 है, लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो 12 है। अब इस सारे प्रोसेस में आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी इसका ऑर्डर फाइंड करने में। आप इसकी पावर्स लेने में कंपोज करके, जब आपने अल्फा स्क्वायर लिया तो अल्फा को अल्फा से कंपोज किया, जब अल्फा क्यूब लिया तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर से कंपोज किया, एंड सो ऑन। इस तरह आप
पावर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह तो बड़ा टाइम लगता है और हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम में ये सारा मामला हल हो जाए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने आसानी के लिए कुछ थ्योरम्स की हेल्प लेते हैं। उसमें जो पहला थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई परमुटेशन सिंगल साइकिल में लिखी हो तो उसका जो ऑर्डर होगा ना वो उसकी लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। यानी अगर, वैसे जरूरी नहीं होता किसी परमुटेशन में एक ही साइकिल हो, लेकिन अगर वो परमुटेशन हो ही एक साइकिल, एक सिंगल साइकिल, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो इसकी लेंथ के बराबर होता है। इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। मसलन इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ak इज ए परमुटेशन इन द सेट Sn। ये हमने k लेंथ का एक साइकिल लिया, ठीक है, और साइकिल के एलिमेंट्स आपको पता है किस तरह से वो चलते हैं। उन एलिमेंट्स को आप एक साइकिल में भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे a1 से शुरू करेंगे, फिर a2 पे चले जाएंगे एंड सो ऑन, और एंड पे ak आ जाएगा। ठीक है, ak जो है वो फिर दोबारा आपका a1 पे मैप होगा, और a1 a2 पे, और a2 फिर a3 पे, एंड सो ऑन। इस तरह से आपका साइकिल चलता जाएगा। तो ये सारा आप जानते हैं। और अब हमने प्रूफ करना है कि इस साइकिल की जब आप पावर लेंगे ना, पावर्स लेते जाएंगे, तो जब आप k पावर लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और k पावर से पहले आइडेंटिटी नहीं आ सकता। तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे? जब आपने अल्फा को अप्लाई किया किसी भी एलिमेंट पे, आइडेंटिटी परमुटेशन की, आपने प्रूफ क्या करना है इसमें कि आपने प्रूफ करना है जो अल्फा पावर k है ना, ये आइडेंटिटी है, ये लीस्ट पावर है जिस पे आइडेंटिटी आता है। और आइडेंटिटी की क्या निशानी होती है? जो किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो तो उसको फिक्स कर देगा, उसको उसी पे मैप कर देगा। आइडेंटिटी की यही निशानी होती है ना। तो हमने इसकी जगह ये प्रॉपर्टी शो कर देनी। तो हमने क्या किया कि अल्फा एक परमुटेशन ली, दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ के। देन अल्फा जब हमने ए आई पे अप्लाई करें किसी भी एलिमेंट पे, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये ए आई प्लस वन पे मैप कर देगा। ठीक है, यानी A1 A2 पे मैप हो जाएगा, A2 A3 पे, A3 A4 पे, और अगर आई आपका, क्या अगर आई आपका जो है वो k के बराबर हुआ, तो फिर इससे अगला एलिमेंट A1 आएगा। यानी ए आई प्लस वन विल बी इक्वल्स टू A1 इफ आई इक्वल्स टू k। यानी k के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो हमने जब अल्फा स्क्वायर अप्लाई करना है किसी भी एलिमेंट ए आई पे, तो वो दो दफ़ा अल्फा अप्लाई करेंगे, और वो पहले अप्लाई करेंगे तो ए आई प्लस वन आएगा, फिर ए आई प्लस टू हो जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा अप्लाई करेंगे तो ये ए आई प्लस थ्री हो जाएगा। तो आप ये बिहेवियर देख सकते हैं, जब मैंने पावर टू ली तो ए आई कहाँ चला गया? ए आई प्लस टू पे। जब पावर थ्री ली तो ये ए आई प्लस थ्री पे चला गया, एंड सो ऑन। और जब पावर एन लेंगे तो ये किस पे चला जाएगा? ए आई प्लस एन पे। किसी भी पावर लें, ये आपने पैटर्न नोट कर लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो अल्फा की कौन सी पावर जो है आइडेंटिटी परमुटेशन बनती है। ठीक है, और आइडेंटिटी परमुटेशन वो होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन वो होती है, आपको पहले भी बताया, जो हर एलिमेंट को फिक्स करती है, वो आइडेंटिटी होती है। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अल्फा की कौन सी पावर हर एलिमेंट को फिक्स करती है। हम ये चीज देखना चाह रहे हैं कि ऐसा कब होगा, व्हेन इट विल बी पॉसिबल। तो हम सपोज कर लेते हैं, नोट दैट अल्फा पावर एन जब ए आई पे अप्लाई करें तो ए आई कब आएगा? अगर हम इसको ए आई के बराबर ले लें फॉर ऑल आई इफ एंड ओनली इफ, लेफ्ट हैंड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? ए आई प्लस एन इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, अगर हम सपोज करें अल्फा पावर एन अप्लाइड ऑन ए आई इक्वल्स टू ए आई, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ए एन प्लस आई इक्वल्स टू ए आई। और ए आई प्लस एन ए आई के इक्वल्स कब होगा? अगर एन के बराबर होगा, या 2k के बराबर होगा, या 3k के बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आप ये आई में अगर आप ऐड करते जाएं वैल्यूज, तो दोबारा आप ए आई पे कब आएंगे? आपको पता है कि के बाद आप दोबारा रेपिटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये साइकिल में सारी वैल्यूज चल रही हैं, यहाँ पे आपके पास साइकिल चल रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी ए आई वैल्यू लेते हैं तो आप चलते जाएंगे, तो इसमें जब आप के एंट्रीज कवर कर लेंगे तो दोबारा ए आई आ जाएगा, फिर आप के दफ़ा और आगे जाएंगे तो दोबारा ए आई आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम इसमें देख रहे थे।
हम दोबारा आगे निकल गए हैं, हमें इस थ्योरम पे आना चाहिए। हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। हम यहाँ पे थे और ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ai+1 दोबारा ai के बराबर कब आएगा। तो इसकी वजह ये है कि ये आपके पास, आपको पता है ये पैटर्न चल रहा है, ये a1 है, फिर a2 आता है, ये हम चलते जाएं तो ये एक के आता है, ये के लेंथ का साइकिल है। तो अगर आप A2 लेते हैं ना, अगर आप इसमें कितनी एंट्रीज के बाद दोबारा A2 आए, के एंट्रीज के बाद, और फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, तो दोबारा A2 कब आएगा? जब आप आई में क्या ऐड करें, आप जैसे 2 में आप के ऐड करेंगे तो दोबारा आप 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और 2 के ऐड करेंगे फिर 2 पे, 3 के, फिर इस पे आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया। हम असल में देखना ये चाह रहे हैं कि अल्फा पावर n जब ए आई पे अप्लाई करें तो दोबारा आंसर ए आई कब आता है। इफ एंड ओनली इफ इसकी जगह आप ए एन प्लस आई की जगह आई प्लस एन लिख लेंगे इक्वल्स टू ए आई। अब ऐसा कब होगा, इस बात का मतलब है, अगर आप इस साइकिल को देखें, इसमें अल्फा क्या करता है, हर एलिमेंट को अगले एलिमेंट पे मैप करता है। A1 A2 पे मैप हो रहा है, A2 A3 पे, और ये साइकिल में है सारे एलिमेंट। तो ए आई प्लस आई में क्या ऐड करें कि दोबारा ए आई आएगा, ये वैल्यू के लेंथ के बराबर होनी चाहिए, या 2 के या 3 के एंड सो ऑन। तो हमें पता ये चला कि अल्फा पावर n अप्लाइड ऑन ए आई विल गिव यू ए आई इफ एंड ओनली इफ n की वैल्यू या k होगी या 2 के होगी या 3 के होगी एंड सो ऑन। आसान लफ्जों में अल्फा कितनी दफा अप्लाई करेंगे कि दोबारा ए आई आएगा? कम अज कम k दफा। कम अज कम k दफा जब आप अप्लाई करेंगे ना अल्फा किसी भी एलिमेंट पे, तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाएगा। कम अज कम के टाइम्स, इसके 2 के टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 के टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम वैल्यू इसकी के होगी। इसका मतलब है अल्फा पावर n पे आइडेंटिटी आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ n की वैल्यू के हो जाए, 2 के हो जाए या 3 के हो जाए, क्योंकि ये फॉर ऑल ए आई के लिए ट्रू है। इसका मतलब है कि अल्फा का ऑर्डर के होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी साइकिल की लेंथ के बराबर है तो इसका जब आप स्क्वायर, क्यूब और ये लेते जाएं, तो जब आप के पावर में पहुंचेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। 2 के पे भी आइडेंटिटी आएगा, 3 के पे भी आइडेंटिटी आएगा, लेकिन जो लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आएगा वो इसका ऑर्डर होगा। जैसे आप इस एग्जांपल में अगर गौर करें, इस एग्जांपल में फर्ज करें एक साइकिल है, इसकी लेंथ 3 है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, ठीक है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ कंपोज करेंगे तो ये 1 फिर 3 पे चला जाएगा, जंप चला जाएगा। जब आप अल्फा का स्क्वायर लेंगे, इनको कंपोज करेंगे 1 2 पे और 2 3 पे, तो क्या हुआ, स्क्वायर लेने से 1 3 पे चला गया और 3 1 पे आ गया, और 3 जो है वो 2 पे चला गया और 2 1 पे आ गया। जब आपने स्क्वायर लिया तो ये आया, जब आपने क्यूब लिया तो फिर क्या होगा, 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे और 3 3 पे, जो कि आइडेंटिटी मैपिंग है, लिहाजा अल्फा 3 के बराबर आ गया। तो तीसरी दफा जब आपने थर्ड पावर ली है तो ये आइडेंटिटी आएगा, उससे पहले आइडेंटिटी नहीं आएगा। यानी जितनी इसकी लेंथ 3 है साइकिल की, जब आपने इसकी फर्स्ट पावर है ये, जब आपने सेकंड पावर ली तो फिर 1 जो है वो जंप करके 3 पे जाएगा, एक एलिमेंट छोड़ते जाएंगे, 3 जंप करके 2 पे और 2 जंप करके 1 पे, और जब क्यूब लेंगे तो 1 जो है वो दोबारा 1 पे आ जाएगा, 2 2 पे और 3 3 पे। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। इसी तरह से जब आप अल्फा की लेंथ 4 ले लें, जब आप स्क्वायर लेंगे तो अल्फा 3 पे चला जाएगा, सॉरी 1 3 पे चला जाएगा और 2 4 पे चला जाएगा, यानी एक एक एलिमेंट छोड़ता जाएगा। जब क्यूब लेंगे तो फिर दो दो एलिमेंट छोड़ते जाएंगे, 1 4 पे चला जाएगा। ये सारा आपको कंपोज करने के बाद नजर आएगा, 1 4 पे चला जाएगा, 4 के बाद आप 2 एंट्रीज छोड़ दें 3 पे, 3 के बाद फिर 2 छोड़ दें, 2 पे चले गए, 2 के बाद फिर 2 एंट्रीज छोड़ दें, आप 1 पे चले गए। इस तरह जब आप इसकी पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, 1 1 पे चला जाएगा, 2 2 पे चला जाएगा, 3 3 पे और 4 4 पे। तो अल्फा का ऑर्डर जो होगा वो 4 है, जो कि इसकी लेंथ है। तो किसी भी साइकिल का ऑर्डर वही होता है जो उसकी लेंथ होती है। मसलन अगर किसी साइकिल का ऑर्डर 3 है आपके पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 जो है वो फिर 2 के बजाय 3 पे चला जाएगा, 3 जो है वो 2 पे चला जाएगा,
और 2 जो है वो 1 पे चला जाएगा, ये अल्फा है। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसमें फिर इस तरह से होगा कि 1 जो है वो स्क्वायर में 1 जो है वो किस पे जाएगा, 3 पे, इस तरह से। और 3 एक जंप करेगा, एक नंबर को जंप करेगा, 3 जो है वो 2 पे और 2 1 पे, इस तरह से ये चलेगा। लेकिन जब पावर 3 लेंगे फिर 2 का जंप होगा, फिर 1 वापस 1 पे आ जाएगा। तो लीस्ट पावर जिस पे कोई भी एलिमेंट दोबारा अपने आप पे आता है वो 3 होगी। यही बात हमने पीछे प्रूफ में भी की है। तो लीस्ट पावर क्या होगी, वो उसकी लेंथ होगी। जितनी उसकी लेंथ होगी ना उतनी पावर लेंगे तो एलिमेंट घूम के दोबारा अपने आप पे आ जाता है। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो उसकी लेंथ के बराबर होता है। एग्जांपल्स इसी तरह, इस साइकिल की लेंथ 5 है, आप इसकी पावर्स लेके देख लें, स्क्वायर लेंगे तो ये 1 एलिमेंट, एक एक एलिमेंट छोड़ता जाएगा। 1 3 पे चला जाएगा, 3 5 पे, और 5 फिर एक छोड़ के 2 पे, 2 फिर 4 पे। इस तरह जब क्यूब लेंगे तो 2 2 छोड़ते जाएं, फोर्थ पावर लें तो 3 3 छोड़ते जाएं, फिफ्थ पावर लें तो सारे 4 4 छोड़ते जाएंगे। अब 4 एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 वापस 1 पे आ जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे और 5 5 पे, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका ऑर्डर 5 आ जाएगा। ये तो हमने बात की थी कि अगर परमुटेशन सिंगल साइकिल में लिखी हो तो उसका ऑर्डर जो होता है उसकी लेंथ के बराबर होता है। अब अगला थ्योरम हमें बताएगा हर परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है। ये पिछला थ्योरम तो सिर्फ साइकिल का ऑर्डर बताता है ना, कि साइकिल का ऑर्डर उसकी लेंथ होती है। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये हमें बताएगा कोई भी परमुटेशन लें तो उसका ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है। वो किस तरह कि आप किसी भी परमुटेशन को पहले डिकम्पोज करेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स में और फिर उनकी लेंथ का एलसीएम ले लेंगे। क्या तरीका होगा, ऑर्डर ऑफ एनी परमुटेशन इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स इन एफ। अगर एफ कोई भी परमुटेशन है हम उसको पहले डिकम्पोज करेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स में और उसकी लेंथ नोट कर लेंगे सारे साइकिल्स की, और फिर उनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा एफ का। इसको प्रूफ कर लेते हैं और प्रूफ करने के बाद फिर इसको हम यूज भी करेंगे। तो प्रूफ हम इसको किस तरह करेंगे, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये f इक्वल्स टू f1 f2 अप टू f1 बी दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ f एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स f1 f2 अप टू fm। क्योंकि किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखा जा सकता है ना, ये हमने लास्ट लेसन में प्रूफ भी किया था। तो f कोई परमुटेशन है, इस थ्योरम में गिवन है ये स्मॉल f, तो इसको हमने डिकम्पोज करके डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लिया। वो फर्ज कर लेते हैं वो डिसजॉइंट साइकिल्स ये f1 f2 अप टू f1, ये सारे डिसजॉइंट है। अब ये अगर डिसजॉइंट है इनकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। तो सपोज करें f1 की लेंथ r1 है, f2 की लेंथ r2 है, f3 की लेंथ r3 है एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लेंथ जो है वो f1 की लेंथ r1 है, और इसका मतलब है पिछला थ्योरम अगर यूज करें इनकी लेंथ तो इसके ऑर्डर के बराबर होती है। देयरफॉर बाय प्रीवियस थ्योरम अगर किसी भी एफ आई की पावर आर आई के बराबर लेंगे तो लाजमी आइडेंटिटी आएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई, क्योंकि लेंथ जो होती है वो ऑर्डर के बराबर होती है बाय प्रीवियस थ्योरम। और अब हम सपोज कर लेते हैं इन सारे लेंथ्स का जो एलसीएम है ना, वो ये जो स्मॉल आर आई है ना, ये असल में लेंथ है एफ आई की, और लेंथ जो है वो ऑर्डर के बराबर है बाय प्रीवियस थ्योरम। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रूफ करना है कि इन सारे जो लेंथ्स है ना इनका अगर एलसीएम लें तो वो ऑर्डर आ जाता है किसका, एफ का। हमारा टारगेट क्या है कि इन सारी लेंथ्स का जो एलसीएम है वो एफ का ऑर्डर आएगा। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो सपोज कर लेते हैं इन सारी जो R1 R2 ये जो लेंथ्स हैं सारे साइकिल्स की, इसका एलसीएम आर के बराबर आता है। और अब हमने प्रूफ करना है आर जो है इस एफ का ऑर्डर है। ठीक है, इसमें अब पहली बात ये नोट करें क्योंकि सारे के सारे एफ आईज डिसजॉइंट हैं, इसके लिए इसलिए जब भी इसकी होल पावर लेंगे ना आप, किसी भी इसकी एफ की होल पावर लेंगे और फिर एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल पावर अलग-अलग हो जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सारे साइकिल डिसजॉइंट हैं और डिसजॉइंट साइकिल आपस में कम्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आप ये वाली प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं ना कि होल पावर को आप अलग-अलग लिखते हैं, ऐसा आप तब लिख सकते हैं अगर एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करें, अदरवाइज नहीं। आप अगर ए बी बी ए के बराबर हो ना
फिर अब ये पावर अलग-अलग होती है, वैसे नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि क्योंकि पिछले यहाँ पे लिखा भी है सिंस एफ आई इज आर डिसजॉइंट और डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, लिहाजा ये जो पावर है ये अलग-अलग हो जाएगी। ठीक है, अब जो f की पावर r लेंगे वो इसके बराबर आ गई है। अब क्योंकि स्मॉल आर आई जो है वो इसको डिवाइड करेगा, r को, स्मॉल r को, क्योंकि इन सब का एलसीएम यानी इनका कॉमन मल्टीपल है r, तो आर आई इसको डिवाइड करेगा और आर आई इसका ऑर्डर है F1 का, यानी F1 का ऑर्डर भी R का डिवाइजर है, F2 का ऑर्डर भी R का डिवाइजर है, FM का ऑर्डर भी R का डिवाइजर है, लिहाजा ये सारे आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो पता चला F की पावर जब R लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पावर, किसी भी पावर को जब ऑर्डर डिवाइड कर दे तो आइडेंटिटी आ जाता है। F1 का ऑर्डर R को डिवाइड करेगा, F2 का ऑर्डर भी R को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन, तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो हमने देखा, हमने प्रूफ ये करना है कि स्मॉल f का जो ऑर्डर है, ये स्मॉल f का ऑर्डर इस r के बराबर है। सबसे पहले हमने f की पावर r के बराबर ली, आइडेंटिटी आ गया। अब हमने प्रूफ करना है कि ये स्मॉलेस्ट पावर है जिस पे आइडेंटिटी आता है, ताकि इसको ऑर्डर के इक्वल लेके आए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आएगा तो क्या होगा, उस पावर का इस पावर के साथ क्या ताल्लुक होगा, वो इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी। तो हम सपोज करते हैं f पावर t इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर t। यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट करेंगे और पावर अलग-अलग कर लेंगे, क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल्स में कम्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग-अलग की थी, यहाँ पे भी अलग-अलग हो जाएगी। और ये क्योंकि अब ये पॉजिटिव पावर है f आई इसकी ना, और आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब, और इसका मतलब है इनमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपना इन्वर्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पावर लेने से अगर इसमें से, अगर इस डीकम्पोजिशन में फर्ज करें एक भी फैक्टर अगर आइडेंटिटी के इक्वल ना होता तो ये आंसर कभी भी आइडेंटिटी नहीं आना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला है कि ये t जो है पॉजिटिव पावर है, तो F1 और F2 ये सारे डिसजॉइंट साइकिल है। तो जब आप किसी भी F1 की पावर लेंगे तो उसकी एंट्रीज F1 में से रहेंगे, बाहर से नहीं आएंगी। F2 की एंट्रीज भी F1 F2 में से रहेंगी, बाहर से नहीं आएंगी। लिहाजा इनमें कुछ भी जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, तो कोई भी एक दूसरे का इन्वर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी साइकिल का इन्वर्स निकालते हैं ना तो उसकी एंट्रीज भी उसी में से आती हैं, वो बाहर से नहीं आती। तो कोई भी एक दूसरे का इन्वर्स तो हो नहीं सकता जो मिल के आइडेंटिटी आ जाए। ये सारे डिसजॉइंट साइकिल पड़े हैं। ठीक है, लिहाजा फिर आइडेंटिटी तभी आएगा अगर ये सारे फैक्टर ही आइडेंटिटी हों। ठीक है, इसका वजह क्या है, क्योंकि ये सारे डिसजॉइंट फैक्टर पर डिसजॉइंट साइकिल्स पड़े हैं और इसमें से कोई भी एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है। अगर इन्वर्स होते तो चलो उसमें था कि एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ कैंसिल होकर आइडेंटिटी दे देता, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का इन्वर्स नहीं हो सकता, क्योंकि साइकिल का जो इन्वर्स जब आप फाइंड करते हैं ना तो इन्वर्स के एलिमेंट भी उसी साइकिल में से आते हैं। तो ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है और आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स कि ये सारे फैक्टर ही आइडेंटिटी होंगे। और इसका मतलब है कि F1 पावर t पे अगर आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब है F1 का जो ऑर्डर है जो कि R1 के बराबर है वो t को डिवाइड करेगा, F2 का ऑर्डर भी t को डिवाइड करेगा, F3 का ऑर्डर भी t को डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम इनका जब t जो है इनका मल्टीपल हो गया, इनका कॉमन मल्टीपल हो गया, इसका मतलब है कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो इस मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने एलसीएम की डेफिनेशन यूज की। यहाँ पे जो t है वो R1 का भी मल्टीपल है, R2 का भी मल्टीपल है, R3 का भी मल्टीपल है, एंड सो ऑन। देयरफॉर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको हमने R से डिनोट किया था वो भी इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि जिस पावर पे भी आइडेंटिटी लें वो पावर जो होती है उसको R डिवाइड करता है। इसका मतलब है R ऐसी लीस्ट पावर है जिस पे आइडेंटिटी आता है, हैंस ऑर्डर ऑफ F इज R। इस तरह ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और ये थ्योरम एक बड़ा पावरफुल टूल है ऑर्डर्स को फाइंड करने के लिए, और इसके बहुत ज़्यादा फायदा है। ये बड़ा पावरफुल टूल है, इसका आपको अंदाज़ा ये आने वाली एग्जांपल्स में होगा। अब ये थ्योरम का क्या फ़ायदा होगा, गौर करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन। ये एग्जांपल हमने पहले भी की थी, अगर आपको याद हो, ये नज़र आ रहा है। अब हमने 12 स्टेप्स किए थे, अल्फ़ा की पावर्स कंप्यूट की थी, तब ऑर्डर 12 आया था।
लेकिन अब हमने इस थ्योरम को यूज करना है, तो अब इसी का परमुटेशन का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले इसको हम डिकम्पोज करेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो इसमें आप इसको साइकिल्स में लिखना आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। 1 7 पे जा रहा है, 7 फिर आगे 5 पे, 5 3 पे, और 3 वापस 1 पे। इसके बाद आप 2 पे शुरू कर लें, 2 6 पे, 6 4 पे, और 4 2 पे। तो ये इसको डिकम्पोज किया डिसजॉइंट साइकिल्स में। अब इनकी लेंथ नोट कर लें, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, इनका एलसीएम लें, यही ऑर्डर होगा। तो आप इसको वही ऑर्डर जो है वो बड़ी आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन। अब हो सकता है बाहर देखने में जल्दी में आप कहें कि इसका ऑर्डर, क्योंकि इसका लेंथ क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इसकी लेंथ भी 5 है, तो हम जल्दी से एलसीएम वाला फार्मूला लगाएं। नहीं, थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है कि यहाँ पे ये साइकिल डिसजॉइंट होने चाहिए फार्मूला लगाने से पहले। ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है। जब तक ये डिसजॉइंट डिकम्पोजिशन नहीं होगी फार्मूला नहीं लगाना। तो पहले हम इसको डिसजॉइंट डिकम्पोजिशन में लिखेंगे। तो उसका तरीका आप पिछले लेसन में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से इसको दोबारा आप कंपोज करना शुरू कर दें यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आपको ये डिकम्पोजिशन मिल जाएगी। मसलन मैं 1 से शुरू करता हूँ, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, और 3 1 पे। तो आप, और 3 जो है वो 2 पे जा रहा है, तो आप 1 से 2 पे पहुंच गए। फिर आप 2 को फोकस करें, 2 किस पे जा रहा है? 2 जा रहा है 4 पे, 4 फिक्स रहा, और फिर 4 आगे फिर फिक्स रहा, तो आप 4 पे पहुंच गए। फिर 4 को फोकस करें, 4 6 पे, 6 फिक्स रहा, और 6 1 पे। तो ये साइकिल मुकम्मल। इस तरह आपने इसको डिकम्पोज कर लिया और प्रीवियस थ्योरम लगाएं। इसकी लेंथ 3 है, इसकी 2 है, और इसकी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? एफ का 6 आ गया। इसी तरह से आप और भी बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसका अंदाज़ा आपको इस एग्जांपल में भी होगा। इस एग्जांपल में हमसे क्या चीज़ डिमांड की गई है? हमसे कहा गया है कि S7 के जो एलिमेंट्स हैं बताएं उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। व्हाट डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ S7। ठीक है, अब S7 के अगर एलिमेंट्स आप देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, थोड़े नहीं है। 7 फैक्टोरियल आएगा, और 7 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप बारी बारी सारे एलिमेंट्स लिखते रहें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, शायद 3 4 दिन लग जाए आपके उसको कंप्यूट करने के लिए। तो इस थ्योरम की मदद से यही काम जो है आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। वो किस तरह कि वी नीड टू कंसीडर द पॉसिबल, हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम किसका? जब उसको डिकम्पोज करेंगे हम डिसजॉइंट साइकिल्स में, तो वी नीड टू कंसीडर द पॉसिबल डिसजॉइंट स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि 7 एलिमेंट्स का अगर परमुटेशन हो तो उसको उसके जो साइकिल्स बनेंगे वो सबसे मैक्सिमम साइकिल 7 लेंथ का होगा। उसके बाद फिर 6 का, 4 का, 5 का, इस तरह डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, किसी भी साइकिल में 7 से ज्यादा एलिमेंट तो नहीं ना हो सकते। 7, किसी भी साइकिल में ये 7 एलिमेंट होंगे, या अगर एक एलिमेंट फिक्स होगा तो 6 रह जाएंगे, या 2 फिक्स होंगे तो 5 रह जाएंगे। तो जो पॉसिबल डिकम्पोजिशन है ना वो इस तरह की होंगी। फर्ज करें यहाँ पे आसानी के लिए हम इस नोटेशन का यहाँ पे मतलब है कि साइकिल ऑफ लेंथ एन। ये नोटेशन हमने इंट्रोड्यूस करवाई है आसानी के लिए। इस नोटेशन का मतलब है साइकिल ऑफ लेंथ एन। एन लेंथ का साइकिल को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे F7 के, S7 के एलिमेंट्स को डिकम्पोज करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो हो सकती है कि एक ही साइकिल हो और उसकी लेंथ 7 हो, तो उस केस में उसका ऑर्डर 7 होगा। ठीक है, एक केस हो सकती है कि उसमें 2 साइकिल हो जाए, एक 6 लेंथ का आ जाए, एक 1 लेंथ का आ जाए। इस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके 6। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक साइकिल में 5 एलिमेंट आ जाए, एक में 2 आ जाए, तो दोनों डिसजॉइंट होंगे, और इस केस में एलसीएम लेके ऑर्डर 10 आ जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है एक में 5 आ जाए और 2 1 1 के आ जाए, तो इसमें 5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। आप 4 3 में भी डिकम्पोज कर सकते हैं, 4 2 1 में भी, 4 1 1 1 में भी, इसी तरह 3 3 1 में भी। आप इस तरह भी हो सकता है किसी साइकिल को आप, यानी टोटल मैक्सिमम एलिमेंट 7 है 7 के लिए। 7 लेंथ से ज्यादा साइकिल तो नहीं हो सकता। तो 7 एलिमेंट्स को आपने डिकम्पोज करना है। आप, हो सकता है एक साइकिल में 3 एलिमेंट हो, दूसरे में भी 3, और तीसरा एक ही फिक्स वाला हो,
तो इस सूरत में ऑर्डर जो है वो 3 आ जाएगा। इस तरह सारी पॉसिबिलिटीज आप लिख सकते हैं, आप बिगर से स्मॉलर की तरफ उसको लिखते जाएं और एंड पे हो सकता है सारे ही 1 1 1 आ जाएं जब वो आइडेंटिटी परमुटेशन हो। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। और अब आप देख लें कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। इसमें ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का यो वो 7 भी हो सकता है, जैसे पिछले पेज पे आपने देखा है 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, फिर 12 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इन्हीं एलिमेंट्स में से ऑर्डर होगा, ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनसे बाहर किसी कोई नहीं होएगा। तो ये हमने अंदाज़ा लगाया कि 7 के एलिमेंट्स शायद हज़ारों में एलिमेंट्स हैं, इसके थोड़े एलिमेंट नहीं हैं। लेकिन हमने थ्योरम यूज़ करके हिसाब लगा लिया कि इसके एलिमेंट्स जो मर्जी हों, लेकिन उनका ऑर्डर इनमें से कोई नंबर आएगा, या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 12 या 5 या 10 या 6 या 7। तो ये हमने इस थ्योरम की मदद से अंदाज़ा लगाया। हमने कहा कोई भी साइकिल ले लें तो उसको जब डिकम्पोज करेंगे डिफरेंट लेंथ्स में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि साइकिल की लेंथ 7 होगी, एक ये है कि एक 6 का रह जाएगा, साथ एक 1 का आ जाएगा, या एक 5 का, एक 2 का, एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप S7 के अंदर ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं। S7 एक फाइनाइट ग्रुप है, लेकिन ये छोटा ग्रुप नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 7 फैक्टोरियल। ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अगर आप एक एक करके हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करें और उसमें से ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स को काउंट करें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम इस एग्जाम्पल में सीखेंगे कि अपना LCM वाला थ्योरम यूज़ करके हम ये जो है एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन का आंसर इजीली तलाश कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, यानी ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन कौन सा थ्योरम हम यूज़ करेंगे कि जो किसी भी परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है वो LCM होता है लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स का। जो भी इसको जब डिकम्पोज करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स में, तो वो जो साइकिल्स आते हैं उनका उनकी लेंथ का हम LCM ले जाते हैं। और उस थ्योरम को अगर हम जहन में रखें तो LCM 3 कब कब आएगा, अगर आप नोट करें तो LCM 3 आने के चांसेस हैं कि वो परमुटेशन या तो इस टाइप की हो, इसमें एक ही साइकिल हो लेंथ 3 का, बाकी सारे फिक्स हों, या उसमें 2 साइकिल हों लेंथ 3 के, बाकी सारे फिक्स हों, बाकी एक ही रह जाता है वैसे। या इसको हम परम्यूट भी कर सकते हैं, बाद वाले पहले लिख लें या पहले वाले बाद में। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स यही होंगे। अब हम फर्स्ट काउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के कितने एलिमेंट्स होंगे पहले हम लिखेंगे। A1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 7। A2 के लिए कितनी रह जाएंगी, 6। A3 के लिए कितनी रह जाएंगी, 5। अब अगर आप गौर करें तो ये तो क्योंकि परमुटेशन है, ये एक साइकिल है, ये तो एक साइकिल है। और इसको चाहे साइकिल को आप A1 से शुरू करें या A2 से शुरू करें या A3 से शुरू करें, यानी आप चाहे A1 A2 A3 लिख लें, या आप A2 A3 A1 लिख लें, या आप A1 A3 A1 A2 लिख लें। एज ए सेट तो ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन एज ए परमुटेशन अगर इनको देखा जाए तो ये इक्वल है। यानी इस तरह 3 3 के जो ब्लॉक्स बनेंगे वो इक्वल काउंट होंगे, इसलिए हमें इसको काउंट करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर तो सिर्फ सबसेट काउंट करने होते तो फिर 3 से डिवाइड ना करते, लेकिन अगर इनको एज ए परमुटेशन काउंट करना है तो आपको पता है ये साइकिल है, इसको चाहे आप A1 से शुरू कर लें चाहे A2 से या A3 से, ये सेम साइकिल काउंट होगा। तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 70 परमुटेशन जो हैं वो इस फॉर्म की होंगी। इसी तरह जो इस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, A1 के लिए 7 चॉइसेस, फिर 6 चॉइसेस, फिर A3 के लिए 5 चॉइसेस, और जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। फिर A4 के लिए 4 चॉइसेस, फिर 3, फिर 2 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। और अब क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, आप जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें। तो इससे हमें पता ये चला कि इसको ये सेम परमुटेशन काउंट होगी, इसलिए हम इसको होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 280। इसी तरह जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्म के वो भी इसी तरह से काउंट करेंगे, वो भी आ जाएंगे 280। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि परमुटेशन चाहे इस फॉर्म की हो या इस फॉर्म की हो, ये लिखने में डिफरेंट नज़र आ रही है लेकिन होगी ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइकिल्स की लेंथ सेम है, ये 3 3 की हैं। चाहे आप
जब आप इसको काउंटिंग प्रिंसिपल लगाएंगे, यानी 7 6 5 और फिर 4 3 2, या 4 3 2 पहले लिख लें, 7 5 6 बाद में लिख लें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इन दोनों में से हम एक को कंसिडर करेंगे, एक को छोड़ देंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इनकी लेंथ सेम ना होती तो फिर ये डिफरेंट आने थे, फिर हमने दोनों काउंट करने थे। लेकिन इस केस में क्योंकि लेंथ सेम है, जैसे कि प्रीवियस भी आप देखें, यहाँ पे आप 7 6 5 को पहले लिख लें या 4 3 2 को पहले लिख लें, मल्टीप्लाई करके आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए हम इन दोनों में से एक को छोड़ देंगे, एक को काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आ जाएगी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 को छोड़ दें, 70 + 280 = 350। तो इस तरह से हमने आसानी से काउंट कर लिया कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं 7 में। इसी तरह से ये होमवर्क में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपने जो भी टेक्निक्स इस लेक्चर में सीखी हैं उन सबको यूटिलाइज करके ये इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके जो चीज़ें सीखी हैं वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप लाजमी इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपने जो भी इस लेक्शन में जो भी टेक्निक सीखी हैं तो आप उनको अगर यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होगा। और ये सारी एक्सरसाइजेज को आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ये हमारे रेफरेंसेस थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।